हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खूब बढ़िया से मन लगाकर बिहार स्टेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे। बिहार ये स्टेट का आ गया है, बिहार 3 पॉइंट का भी आ गया है, तो आप लोग उसका भी फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग, बिहार 1 साल के अंदर 3-3 भर्तियां करवा चुका है। चौथी फिर अगस्त में आनी है। उसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा पद होंगे, 1,20,000 तक पद हैं। तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहे ना। प्लस कोशिश करना किसी में हो जाए, छुट्टी मिल जाए, एक ही बार में हो जाए। तो चलिए आज हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से। यहाँ से प्रश्न आप लोगों को से यस टेट में पूछा जा सकता है, यानी कि बिहार सुपर टेट में पूछा जाएगा। एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। मैथ आप लोगों की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, बट आप लोग उसको लगाइएगा अपने हाथ से, क्योंकि मैथ थोड़ा सा मेरी वीक है, पहले से ही बता दे रहे हैं, वरना कहेंगे घुमा रही हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट हम अच्छे से तैयार करवा देंगे आप लोगों के, तो कोई भी प्रश्न नहीं छूट कर जाए पाएगा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए, तथ्य से संबंधित ज्ञान है। तथ्य से संबंधित ज्ञान क्या है? प्रत्यात्मक ज्ञान है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है, अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान है, प्रक्रियात्मक ज्ञान या तथ्यपूर्ण ज्ञान है। तो किसके बारे में कह रहा है? तथ्य से संबंधित ज्ञान है किसका? प्रक्रियात्मक ज्ञान है। तो ऐसा आप लोगों को देखा जा रहा होगा। ये कब का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं? 18/9/2023 का फर्स्ट शिफ्ट का है ये। आगे देखिएगा, अभी टाइम है, एक महीना बचा हुआ है, यानी कि मार्च में पेपर होना है। तथ्य से संबंधित ज्ञान प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ अंतर्निहित ज्ञान से संबंध के माध्यम से प्राप्त अनुभव को कहते हैं। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक लाभ यह है कि इसमें अधिक इंद्रियां शामिल हो सकती हैं, जैसा कि व्यवहारिक अनुभव, समस्याओं को हल करने का अभ्यास, किसी विशिष्ट समाधान की सीमाओं की समझ आदि। इस प्रकार प्रक्रियात्मक ज्ञान अक्सर सिद्धांत एवं तथ्य को ग्रहण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्रैक्टिस करते रहिए फटाफट से आप लोग, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तथ्यों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना, विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था, समझ। तो 1-2 दिन में आप लोगों को हिंदी की भी क्लासें मिलेंगी। आप लोगों को प्रैक्टिस उसमें भी करवाएंगे, पेपर सॉल्व करवाएंगे आप लोगों का। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार हो रहना, क्योंकि बहुत जल्द ही हम करवाने वाले हैं आप लोगों को। काफ़ी मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का बिहार का प्रश्न पढ़ाया हुआ है, यानी कि टीजीटी पीजीटी में हिंदी तो वही आती है, सब जगह आती है। तो आप लोगों को काफ़ी पढ़ा दिया है, वहाँ से भी आप लोगों को 2-4 नंबर तो मिल ही जाएंगे। बाकी हम उसकी प्रैक्टिस भी करवाएंगे, बस 2-3 दिन के अंदर ही चालू कर देंगे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना। तथ्यों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना, विश्लेषण, संश्लेषण, व्यवस्था या समझ। तो तथ्यों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देना किसका होता है? संश्लेषण का होता है। संश्लेषण से ही क्या होता है कि तथ्यों को नवीन स्वरूप को आकार दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। सुनना, प्रतिस्पर्धा, सहयोग या प्रोत्साहन। तो इनमें से कौन सी कार्य योजना के विकसित नहीं हो सकती है? तो सुनना भी हो सकता है, प्रतिस्पर्धा भी होगा, सहयोग भी देना हो सकता है, पर प्रोत्साहन नहीं होता है। आगे देखिएगा, सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। तो सबसे कम पूछ रहा है व्याख्यान, कार्यभार, कार्य परियोजना और संगोष्ठी। तो सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि पूछ रहा है तो क्या होगा? संगोष्ठी होता है, सबसे कम माना जाता है। व्याख्यान भी होता है बढ़िया, कार्यभार भी होता है, परियोजना विधि तैयार करना भी होता है, पर संगोष्ठी नहीं होता है, यानी कि डी ऑप्शन नहीं होता है। आगे देख, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। कार्यभार है, परियोजना आधारित होगा, संगोष्ठी होगा या श्रुतलेख होगा। शिक्षण विधि की पूछ रहा है, तो शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है उसे क्या कहते हैं? श्रुतलेख कहते हैं, यानी सुंदर लिखना। सुंदर लिखना श्रुतलेख होगा। अगला है शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। परियोजना विधि में, खोज विधि में, व्याख्यान विधि में, अनुसंधान विधि में। तो शिक्षार्थी निष्क्रिय किस पर रहते हैं? सबसे ज़्यादा व्याख्यान विधि में। व्याख्या करना उनके ऊपर सबसे बढ़िया माना जाता है।
इसमें आयोग ने क्या किया है, इस प्रश्न को आयोग ने इसका उत्तर डी माना, अनुसंधान विधि को माना है। पर इसके अकॉर्डिंग ये सही होता है सबसे ज़्यादा व्याख्यान विधि। तो आयोग के अनुसार अनुसंधान विधि यानी कि डी ऑप्शन भी इसमें सही माना गया है। अगर ये ना रहे अनुसंधान विधि मिलती है तब अनुसंधान विधि ही लगाना। अगर अनुसंधान विधि है व्याख्यान विधि नहीं है तो भी यही लगाना। अगर व्याख्यान नहीं है, व्याख्यान है, अनुसंधान नहीं है तो व्याख्यान होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। परिसंवाद एक प्रकार का है, क्या खोज विधि का है, विचार विमर्श का है, या व्याख्यान विधि का है, तो या प्रदर्शन विधि का है। तो क्या है, परियोजना संवाद एक प्रकार है, किसका किसका होगा, प्रदर्शन विधि का होगा। परिसंवाद एक प्रकार का पूछ रहा है तो प्रदर्शन विधि का पूछ रहा है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, जांच करना, दिखाना, करना या कार्यवाही करना। तो क्या होता है, अनुभाजी का अर्थ ही होता है, ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या होता है, अनुभाजी यानी कि जांच करना होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जांच करना, अगर किसी चीज़ को, चाहे कुछ भी चीज़ अपने ऊपर ही अकॉर्डिंग ले लो, अगर कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो उसकी क्या करते हैं, पहले जांच करते हैं, परख करते हैं अच्छे से कि अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो सबसे पहले यही अर्थ लगाकर सीखिएगा कि अनुभाजी ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है पहले जांच करना। क्या होगा, जांच करना होगा। आगे देखते हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा है, किसने कहा है, तो खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसने कहा है, कोल्डवेल कुक ने कहा है, पियाजे ने कहा है, या थॉर्नडाइक ने कहा है। तो क्या कह रहे हैं, खेल का स्वाभाविक प्रवृत्ति है, किसका, कोल्डवेल कुक का, पियाजे का, थॉर्नडाइक का, या मॉन्टेसरी का। तो खेल एक स्वाभाविक विधि प्रवृत्ति है, कहा है किसने, कोल्डवेल कुक ने कहा है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। भ्रमण विधि विकसित करता है। प्रश्न है, भ्रमण विधि विकसित करता है, क्या विकसित करता है, सहयोग की प्रवृत्ति, रचनात्मक शक्ति, प्रत्यक्ष ज्ञान, या उपरोक्त सभी। तो भ्रमण से क्या होता है कि जैसे कि उसमें ईबीएस में ले लीजिए, ईबीएस में ही होता है, पहले भ्रमण करवाते हैं। तो भ्रमण के द्वारा जब प्रत्यक्ष चीज़, कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान या कोई भी हो, अगर प्रत्यक्ष चीज़ देखेंगे तो उसमें ज़्यादा अनुभव होता है। फोटो में उतना अनुभव नहीं होता, ना तो पढ़ाने में होगा ना समझाने में होगा। सबसे ज़्यादा क्षेत्र भ्रमण विधि ही सबसे बेस्ट होती है। तो भ्रमण करवाएंगे तो अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव लेंगे, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है। अगला है, विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु ने क्या निर्धारित करता है, शिक्षण विधि, शिक्षक को मनोवृत्ति, शिक्षार्थी की भागीदारी, या शिक्षक प्रभावशीलता। तो विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है, तो विषय वस्तु निर्धारित करता है कि शिक्षक की मनोवृत्ति, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, यानी कि शिक्षार्थी के द्वारा क्या केंद्रित है, आगमन, निगमन, व्याख्यान विधि, या निर्देशित विधि। तो क्या होता है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि क्या होती है, आगमन विधि होती है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। पारंपरिक शिक्षण। प्रश्न है, पारंपरिक शिक्षण क्या है, पारंपरिक शिक्षण है निगमन, सम्मिश्रित, खेल आधारित, या प्रयोगात्मक। तो क्या है, खेल आधारित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य से विशिष्ट उपागम है, सामान्य से क्या होता है, विशिष्ट उपागम क्या होता है, निगमन, खेल आधारित होगा, सम्मिश्रित होगा, या प्रयोगात्मक होगा। तो निगमन विधि, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या है, प्रजातांत्रिक है, सत्तावादी है, रचनात्मक है, आलोचनात्मक, निर्णय वाला है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षण क्या है, सत्तावादी है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। माप में पहला चरण है। प्रश्न कह रहा है कि माप में पहला चरण माना जाता है, क्या माना जाता है, परीक्षण का अंकन करना, परीक्षण का प्रबंधन करना, परीक्षण का विकास करना, क्या मापना इसका निर्णय है। तो क्या कह रहा है,
तो माप में क्या होता है, क्या मापना, इसका निर्णय है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी गुंजाइश सबसे कम है, मूल्यांकन, आकलन, माप या परीक्षण। तो निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है, तो परीक्षण की गुंजाइश सबसे कम होती है। इसमें कुछ डिटेल देख लीजिए। किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र में छात्र की योग्यता या शक्ति प्रदर्शन कर विषय की मात्रा का मापन करने की विधि को परीक्षण कहते हैं। दिए गए विगत विकल्पों में विकल्प डी का सी यानी कि विकल्प डी ही सही मान रहा है। इसमें भी रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अंतिम स्थिति की जांच करना या अगली कक्षा में पदोन्नति करना, छात्रों का चयन करना या छात्रों की प्रगति की निगरानी करना। तो उद्देश्य पूछ रहा है कि रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो छात्रों की प्रगति की निगरानी करना, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही क्रम है क्या है। सबसे पहले पूछता है कि निम्न में सबसे पहले क्या सही होगा, परीक्षण करेंगे, फिर उसका मापन करेंगे, फिर क्या करेंगे, आकलन करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, या फिर कह रहा है मूल्यांकन करेंगे, परीक्षण करेंगे, फिर माप करेंगे, फिर आकलन करेंगे, या परीक्षण होगा या आकलन होगा या मूल्यांकन होगा, लास्ट में मापन होगा। आकलन, मापन, मूल्यांकन या परीक्षण। तो निम्नलिखित सही क्रम क्या होता है, पहले हम लोग परीक्षण करेंगे, फिर उसका मापन करेंगे, फिर आंकेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, संक्षिप्त उत्तर या समापन। तो क्या होगा, निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, किस प्रकार के प्रश्न को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, किसके बारे में कह रहा है, संचरित या असंचरित निबंध, संक्षिप्त उत्तर या बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क्या होगा, असंरचित निबंध होगा। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, प्रोजेक्टिव तकनीकों का उपयोग मूलतः मापने के लिए किया जाता है, खुफिया, ज्ञान, व्यक्तित्व या उपयुक्तता। तो क्या होगा, व्यक्तित्व मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, योगात्मक मूल्यांकन मूलतः प्रयोग किया जाता है, कार्यक्रम के दौरान, हर समय किया जाता है या कार्यक्रम के अंत में किया जाता है, कार्यक्रम के प्रारंभ में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन मूलतः प्रयोग किया जाता है कब, कार्यक्रम के अंत में किया जाता है, यानी कि बाद में करा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न है, आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है चल रहा, सतत, निर्णय या प्रमाणित करना या डायग्नोस्टिक होगा। तो क्या होगा, निर्णय प्रमाणित करना, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अब यहाँ से कुछ इन्वायरमेंट के प्रश्न हैं। इन्वायरमेंट में इसमें पूछा जाता है फर्स्ट पेपर में, सारांशित मूल्यांकन, यानी कि कह रहा है इन्वायरमेंटल कौन से उपकरण अक्सर किए जाते हैं, दैनिक कार्य, मौखिक पूछताछ, शिक्षण अवलोकन या परीक्षण। तो क्या पूछ रहा है कि परीक्षण करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, पहले सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान का अनुभव सब ज़्यादा सही माना जाता है। तो क्या होगा, परीक्षण कराएंगे तभी प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक कक्षा अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या है, आवृत्तियां, वर्ग सीमाएं, चतुर्थक या मध्य बिंदु। तो पूछ रहा है कि एक कक्षा अंतराल क्या होगा, प्राप्त में अंकों की संख्या क्या है, आवृत्तियां। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है क्या, मोड, रेंज, चतुर्थक या मतलब। तो अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को कहा जाता है क्या, रेंज कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। तो छात्रों की सीखने की कठिनाइयों का निदान कर सकता है या चिन्हित करने के लिए निबंध है,
या आगे देखते हैं इसका। छात्रों का उत्तर अनुमान लगा सकता है, वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता। तो डी ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? मिलान, ACQ, समापन या संक्षिप्त उत्तर। तो सबसे व्यापक रूप में लागू परीक्षण आइटम कौन सा होगा? मिलान होगा या MCQ होगा? तो ये MCQ यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 30 प्रश्न आज पूरा करेंगे हम लोग। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे? तो बुद्धि के परीक्षण अल्फ्रेड बिनेट थे। कौन? अल्फ्रेड बिनेट बुद्धि के परीक्षण के जनक माने जाते हैं। तो ये रहे आज के 30 प्रश्न। पहली क्लास थी आज इसकी, फर्स्ट पेपर की, सुपर यानी कि बिहार या स्टेट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।